20 अगस्त 2013 की दोपहर राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त डीसीपी की कुर्सी संभाल रहे आईपीएस अजय लांबा अपने रोज के कामकाज में व्यस्त थे। तभी उनका पर्सनल असिस्टेंट अंदर आता है और कहता है, सर, दिल्ली से स्टार न्यूज का रिपोर्टर लाइन पर इंतजार कर रहा है। अजय लांबा फोन उठाते हैं और उधर से रिपोर्टर सीधा बोल पड़ता है, गुड इवनिंग सर, मैं आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर में दर्ज हुए एक गंभीर केस पर बात करना चाहता हूं। यह सुनते ही अजय लांबा चौंक जाते हैं। वो थोड़ी देर रुककर जवाब देते हैं, जी बताइए, क्या मामला है? रिपोर्टर बड़ी गंभीरता से कहता है, एफआईआर में लिखा गया है कि आसाराम बापू ने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत की है। यह सुनते ही अजय लांबा के चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। वो जानते थे कि आसाराम कितना बड़ा नाम है, उसके लाखों अनुयायी हैं और बड़े बड़े नेता भी उसके सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ इतनी बड़ी शिकायत, वो भी इस तरह की। अजय लांबा रिपोर्टर से बस इतना कहते हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और फिर फोन काट देते हैं। कुछ देर बाद जब वो अपना मोबाइल देखते हैं तो पाते हैं कि दिल्ली के सेंट्रल डीसीपी की मिस्ड कॉल आई हुई है। तुरंत वो वापस कॉल करते हैं। उधर से डीसीपी सीधे बोलते हैं, अजय, ये खबर सच है। कुछ घंटे पहले ही एक 16 साल की लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया है कि 15 अगस्त 2013 की रात को आसाराम बापू ने उसके साथ यौन शोषण किया। यह सुनते ही अजय लांबा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, जिस इंसान को लोग भगवान समान मानते हैं, जिसके सामने राजनेता तक झुकते हैं, वो इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है? यह मामला अब सिर्फ एक एफआईआर नहीं रह गया था, बल्कि उस शख्स की असलियत को बेनकाब करने वाला सच बनने जा रहा था, जिसके लाखों भक्त थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस इंसान के दरबार में हजारों लोग आशीर्वाद लेने जाते थे, वही किसी मासूम की जिंदगी को दागदार कर सकता है? वक्त यही दिखाने वाला था कि सच कितना कड़वा और दर्दनाक हो सकता है। अप्रैल 1941 सिंध नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में, जो आज पाकिस्तान में है, एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है आसुमल सिरुमलानी। यह परिवार सिंधी समाज की बनिया जाति से था और बेहद अमीर खानदान माना जाता था। बचपन से ही आसुमल की मां उन्हें धर्म और पूजा पाठ की सीख देती थी। वो अक्सर अपने बेटे को ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण के सामने बिठाकर कहती, बेटा, अगर तुम इन्हें सच्चे मन से पूजो तो ये तुम्हें प्रसाद देंगे। आसुमल अपनी मां की हर बात को मानते और रोज सुबह जल्दी उठकर ठाकुर जी की पूजा करते। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। महज 6 साल का ही वक्त बीता था कि देश के बंटवारे ने उनकी और करोड़ों परिवारों की तकदीर बदल दी। पाकिस्तान में अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद छोड़कर ये लोग भारत आ गए और अहमदाबाद में बस गए। जो परिवार कभी अमीर था, वो यहां आकर गरीबी में जीने लगा। कुछ समय बाद आसुमल के पिता ने लकड़ी का धंधा शुरू किया और फिर मसालों का कारोबार किया। धीरे धीरे हालात थोड़े सुधरे। 7 साल की उम्र में आसुमल को अहमदाबाद के जय हिंद स्कूल में दाखिला दिलाया गया। उनकी आधिकारिक जीवनी में लिखा गया है कि उनकी याददाश्त गजब की थी। कोई भी कविता, पाठ या गाना हो, वो उसे हूबहू दोहरा देते थे। पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन वक्त ने एक और बड़ा झटका दिया। जब वो बस 10 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां उनके छोटे कंधों पर आ गईं और मजबूरी में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद इस कहानी के 2 अलग अलग किस्से सामने आते हैं। एक वर्जन कहता है कि आसुमल अजमेर चले गए, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन से अजमेर शरीफ दरगाह तक टोंगा चलाना शुरू कर दिया। दूसरा वर्जन, जो उनकी बायोग्राफी में दर्ज है, बताता है कि वो गुजरात के सिद्धापुर में अपने रिश्तेदार की दुकान पर काम करने लगे। मेहनती और ईमानदार होने की वजह से उन्होंने मालिक का भरोसा जीत लिया। लेकिन चाहे टोंगा चलाना हो या दुकान पर काम करना, धर्म के प्रति उनकी आस्था कभी कम नहीं हुई। लोग धीरे धीरे उन्हें एक धार्मिक इंसान के रूप में देखने लगे और आशीर्वाद लेने आने लगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, परिवार ने उनकी शादी की बात शुरू की, मगर आसुमल साफ कह देते, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो संतों की राह पर चलना है। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और बस शादी से 8 दिन पहले आसुमल घर से बिना बताए भाग गए। परिवार ने हर जगह तलाश की और आखिरकार भरूच के एक आश्रम में उन्हें ढूंढ निकाला। वहां पूरा परिवार हाथ जोड़कर कहता है, बेटा, तेरी सगाई पक्की हो चुकी है,
अगर हम इसे तोड़ देंगे तो हमारे सम्मान पर आंच आएगी। कम से कम हमारे बारे में तो सोच। आसुमल ने आखिरकार परिवार की बात मान ली और लक्ष्मी देवी से शादी कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी बायोग्राफी में बहुत सी बातें छुपाई गई हैं। कहा जाता है कि शादी के बाद भी उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की। 1959 में उनके खिलाफ एक हत्या का केस भी दर्ज हुआ था। हालांकि सबूतों की कमी के कारण उन्हें कुछ नहीं हुआ, मगर इन बातों का जिक्र उनकी आधिकारिक जीवनी में कहीं नहीं मिलेगा। जीवनी में तो यही लिखा है कि उनका पूरा ध्यान अध्यात्म पर था। सच ये है कि शादी के बावजूद उनके मन में साधु बनने की चाहत लगातार बढ़ती रही और आखिरकार 23 फरवरी 1964 को 23 साल की उम्र में आसुमल ने अपना घर और परिवार छोड़ दिया और सन्यासी की राह पकड़ ली। अपनी बीवी और मां को पीछे छोड़कर आसुमल जगह जगह भटकते रहते हैं। कभी किसी साधु से मिलते, कभी किसी संत के पास जाते। आखिरकार उनकी राह उन्हें ले जाती है वृंदावन और फिर नैनीताल, जहां उनकी मुलाकात होती है एक नामी संत लीलाशाह महाराज से। महाराज उन्हें शिष्य बना लेते हैं और कहते हैं, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुम भीतर झांको। साधना घर से भी की जा सकती है, जाओ और ध्यान करो। गुरु की बात मानकर आसुमल अहमदाबाद लौट आते हैं। नर्मदा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव मोटी कोरल में वो साधना शुरू करते हैं। उनकी आधिकारिक जीवनी में लिखा है कि यहां उन्होंने 40 दिन तक ऐसा गहन ध्यान किया कि मानो किसी रहस्यमयी लोक में प्रवेश कर गए हों। कुछ दिन बाद उनकी मां और पत्नी उन्हें वापस घर ले जाने आती हैं। आसुमल मान जाते हैं और अहमदाबाद जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, वो अचानक कूदकर दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं जो मुंबई की ओर जा रही होती है। वहां से वो ब्रजेश्वरी मंदिर पहुंचते हैं, जहां उनके गुरु लीलाशाह महाराज रहते थे। यहां भी उन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान की साधना जारी रखी। अब कहानी के 2 अलग अलग वर्जन मिलते हैं। पहला कहता है कि आसाराम को लीलाशाह ने खुद आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने के लिए कहा। दूसरा वर्जन, जिसे पत्रकार बसंत रावत ने बताया, कहता है कि असल में लीलाशाह ने उन्हें अपने आश्रम से निकाल दिया था। पर जो भी सच्चाई हो, इतना तो पक्का है कि जुलाई 1971 में आसाराम अहमदाबाद लौटे और मोटेरा इलाके में एक झोपड़ी में मोक्ष कुटीर नाम का आश्रम बनाया। यहीं से उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया और साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयां भी बांटते थे। धीरे धीरे ये छोटा सा झोपड़ा उनके बढ़ते मिशन का केंद्र बन गया। 3 वजहों से आसाराम तेजी से लोकप्रिय हुए। पहली, आश्रम में आने वालों को मुफ्त खाना और सुविधाएं मिलती थीं। दूसरी, उन्होंने जात पात का भेदभाव नहीं किया और खासकर गुजरात के पिछड़े समाजों के बीच उन्हें काफी मान्यता मिली। तीसरी, गुजरात के मिडिल क्लास में उस वक्त धर्म और हिंदुत्व की भावना तेजी से बढ़ रही थी। अहमदाबाद की सोशल साइंटिस्ट अछूत याग्निक के मुताबिक इस दौर में बीजेपी और आरएसएस एक साझा हिंदू पहचान की बात कर रहे थे। साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन भी तेज हो रहा था। इन सब का सीधा फायदा आसाराम को मिला। अगले कुछ सालों में उन्होंने करीब 400 आश्रम खोल डाले, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि हर राजनीतिक दल के बड़े नेता उनका आशीर्वाद लेने आते थे। इन आश्रमों में कई जगह गुरुकुल भी बने, जहां बच्चों को पढ़ाई कराई जाती थी। इतना बड़ा साम्राज्य बनाने में गुजरात सरकार का भी योगदान रहा। कांग्रेस के शासनकाल में 1981 और फिर 1992 में सरकार ने उन्हें करीब 14,000 वर्ग मीटर जमीन दी। 1993 में तो आसाराम ने भारत का प्रतिनिधित्व किया पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में। अब आसाराम खुद को शिखर पर महसूस कर रहे थे। पैसा था, शोहरत थी, लाखों भक्त थे और सत्ता के बड़े चेहरे उनके आगे सिर झुका रहे थे। लेकिन किस्मत कब करवट ले ये कोई नहीं जानता। साल 1997 में एक 20 साल की लड़की ने उनके खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करा दिया। जिस शख्स को लोग भगवान मानने लगे थे, क्या वही इतना बड़ा अपराध कर सकता है? यही सवाल उस वक्त लोगों के मन में उठने लगा था। आसाराम के खिलाफ शुरुआती खबर आपको बस एक छोटे से गुजराती लोकल अखबार में मिलेगी, लेकिन उसके बाद मानो सब कुछ दबा दिया गया। वजह साफ थी, आसाराम की पकड़ राजनीति पर बहुत मजबूत थी। उनके कार्यक्रमों में बड़े बड़े नेता शामिल होते थे। बाय इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे नरेंद्र मोदी तक उनके कार्यक्रम में नजर आते थे, जहां मंच से गूंजता था, इष्ट देवाय भक्ति देवाय। और मोदी अकेले नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, लगभग हर पार्टी के दिग्गज उनके कार्यक्रमों में जाते थे। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि इस आदमी की ताकत कितनी गहरी थी। लेकिन असली बुरे दिन शुरू हुए साल 2008 में। जुलाई के महीने में अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में एक पिता अपने 9 साल के बेटे के साथ आता है। वहां आश्रम का एक वॉलंटियर उनसे कहता है, क्यों ना आप बच्चे को हमारे गुरुकुल में दाखिल कर दें, यहां शिक्षा भी मिलेगी और संस्कार भी। पिता को यह बात अच्छी लगती है। वो न सिर्फ अपने बेटे का बल्कि अपने भाई के बेटे का भी दाखिला करवा देता है। दोनों भाई महीने भर बच्चों से मिलने कई बार आश्रम जाते हैं और सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन 3 जुलाई 2008 को जब दोनों भाई दोपहर 2:30 बजे बच्चों से मिलकर लौटते हैं, रात 9 बजे आश्रम प्रशासन का फोन आता है। क्या आपके बच्चे घर पहुंच गए? भाई चौंक जाते हैं। नहीं, बच्चे तो घर नहीं आए, आप क्यों पूछ रहे हैं? उधर से जवाब आता है, क्योंकि बच्चे आश्रम में भी नहीं हैं, वो लापता हो गए हैं। घबराए दोनों भाई तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि आश्रम के 2 अधिकारी पहले से ही पुलिस से बात कर रहे हैं। अजीब बात यह कि जब तक वो लोग बाहर नहीं आते, दोनों भाइयों को पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत ही नहीं मिलती। आखिरकार अंदर जाकर जब वो शिकायत दर्ज करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस ही उन पर गुस्सा करने लगती है और FIR लेने से मना कर देती है। उसी दौरान आसाराम खुद दोनों भाइयों को संदेश भेजते हैं, सड़क पार करो, 7 ईंटें उठाओ, बच्चों के कपड़े गर्म पानी में डालो, फिर उन्हें उल्टा करके बच्चों के कमरे में सुखाने के लिए टांग दो। 4 घंटे के भीतर बच्चे वापस आ जाएंगे। परिवार उम्मीद करता है, इंतजार करता है, लेकिन बच्चे कभी नहीं लौटते। मजबूरन रात 9 बजे जाकर वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा पाते हैं। अगले ही दिन खबर आती है कि पास की नदी से 2 लाशें मिली हैं। ये लाशें उन्हीं दोनों बच्चों की होती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन कुछ अन्य रिपोर्ट्स में लिखा है कि हालत इतनी बुरी थी कि बयां करना भी मुश्किल है। शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, फिर जल्दबाजी में आश्रम के ही एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया कि यह बच्चा गुरुकुल के नियमों से परेशान था और इसीलिए उसने हत्या करवाई। लेकिन बच्चों के परिवार वालों ने इसे साफ तौर पर नकार दिया। उन्होंने कहा, हमारे मासूम ऐसा नहीं कर सकते, ये साफ साफ साजिश है। आखिरकार परिवार ने CBI जांच की मांग की। अगस्त 2008 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले की जांच के लिए एक कमीशन गठित किया और हैरानी की बात यह रही कि पूरे 5 साल बाद जाकर इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2019 में जब आखिरकार उस रिपोर्ट की डिटेल्स सामने आती हैं, तो साफ लिखा होता है कि आसाराम के आश्रम पर किसी भी तरह का आरोप साबित नहीं हुआ और उन्हें क्लीन चिट दी गई। लेकिन असली झटका आसाराम के करोड़ों के साम्राज्य को तब लगता है जब IPS अजय लांबा को एक फोन कॉल आता है। गुड इवनिंग सर, मैं आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर में दर्ज FIR से जुड़ी बात करना चाहता हूं। अजय लांबा पूछते हैं, जी बताइए, मामला क्या है? आवाज आती है, FIR में लिखा है कि आसाराम बापू ने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया है। यह केस IPC की कई धाराओं के तहत दर्ज है और पॉक्सो एक्ट भी लगा है। यह सुनकर अजय लांबा थोड़ी देर के लिए चुप रह जाते हैं। उनके सामने साफ होता है कि यह मामूली केस नहीं है, बल्कि बेहद संवेदनशील मामला है। उन्हें बताया जाता है कि यह घटना जोधपुर के पास मनाई नाम के एक गांव में हुई है, इसीलिए जोधपुर पुलिस को ही इसकी जांच करनी होगी और पीड़ित परिवार भी जल्द ही उनके पास पहुंचने वाला है। जब अजय लांबा केस की फाइल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि घटना एक कुटिया में हुई है जो आसाराम के फार्म हाउस के पास है। वो सोचते हैं कि शायद ये कोई साधारण सी झोपड़ी होगी, क्योंकि आखिर आसाराम खुद को तपस्वी और साधु बताते थे। लेकिन जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो सामने जो नजारा होता है वो उन्हें हिलाकर रख देता है। ये कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि सफेद संगमरमर से बना 2 बेडरूम का बंगला था। अंदर बड़ा किचन, मॉडर्न बाथरूम, स्प्लिट AC और डबल बेड पर महंगी मैट्रेस बिछी हुई थी। ये सब देखकर अजय लांबा समझ जाते हैं कि जो दिखाया जा रहा था और असलियत में जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में पीड़िता और उसके माता पिता पहुंचते हैं। वहीं लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। 16 साल की उस बच्ची की आवाज कांप रही थी,
लेकिन हिम्मत दिखाकर उसने सब सच बता दिया। वो कहती है, मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली हूं। मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और वो कई सालों से आसाराम के भक्त हैं। यहां तक कि उन्होंने लोन लेकर बापू के नाम से आश्रम तक बनवाया। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों गुरुकुल में ही पढ़ते हैं। ये रेसिडेंशियल स्कूल है। लड़की आगे बताती है, अगस्त के महीने में मैं बीमार पड़ गई थी। मैंने हॉस्टल वार्डन शिल्पी को बताया तो उसने कहा कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। लेकिन अगले दिन मुझे ऑफिस बुलाया गया और कहा गया कि मेरे अंदर आत्मा घुस गई है और सिर्फ बापू ही मुझे ठीक कर सकते हैं। उसके माता पिता को भी बुलाकर यही बात समझाई गई और उनसे कहा गया कि लड़की को तुरंत आसाराम के पास लेकर जाओ। 2 दिन बाद पूरा परिवार जोधपुर पहुंचता है। लड़की की आंखों में आंसू थे जब उसने कहा, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। बापू वहां लगभग 150 लोगों के बीच सत्संग कर रहे थे। जब सत्संग खत्म हुआ तो हमें बुलाया गया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे अंदर एक शैतान बैठा है और इसे सिर्फ मैं ही बाहर निकाल सकता हूं। यह सुनकर माता पिता सहम गए। आसाराम ने आगे कहा, अभी तुम लोग जाओ और आराम करो, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। उस पल किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात के करीब 10 बजे का वक्त था जब लड़की और उसके माता पिता को आसाराम बापू के बुलावे पर आश्रम ले जाया गया। वहां पहुंचते ही आसाराम ने लड़की से पूछा, बेटी तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? लड़की मासूमियत से बोली, मैं सीए बनना चाहती हूं। इस पर आसाराम हंसते हुए कहता है, अरे वो सब सीए पीए तो मेरे पैर पड़ते हैं, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? अगले ही दिन फिर रात के 10 बजे आसाराम ने उस परिवार को अपनी कुटिया में बुलाया, लेकिन इस बार उसने माता पिता को यह कहकर बाहर रोक दिया, तुम दोनों गेट पर बैठकर मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी बेटी का इलाज करता हूं। बिस्तर पर लेटे आसाराम ने अपने बावर्ची को आवाज दी, मेरे लिए दूध लेकर आना और कमरे में ले आओ। जैसे ही वह लड़की कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि अंदर अंधेरा है, सिर्फ हल्की रोशनी है और आसाराम पलंग पर लेटा है। उसने लड़की को कहा, मेरे पास बैठो। लड़की डर से कांपने लगी। आसाराम बोला, डर मत, मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा और तुम्हारे अंदर से शैतान निकाल दूंगा। पुलिस को दिए बयान में लड़की ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी अजनबी मर्द के साथ अकेले कमरे में नहीं रही थी, लेकिन उस रात मैंने खुद को समझाया कि यह मेरे गुरु हैं, भगवान जैसे हैं, मसीहा हैं। पर सच में आसाराम ने उसका यकीन तोड़ा और जबरदस्ती करने लगा। जाते वक्त उसने धमकी दी, अगर किसी को बताया तो तुम्हारे भाई और परिवार को जान से मार दूंगा। लड़की चुपचाप अपने कपड़े पहनकर बाहर आई और परिवार के साथ घर लौट गई। 2 दिन तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिरकार उसने अपनी मां को सब सच बता दिया। माता पिता यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने तय किया कि सीधे आसाराम से मिलेंगे, लेकिन जब वे दिल्ली के आश्रम पहुंचे तो स्टाफ ने गेट पर ही रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया। मजबूर होकर पूरा परिवार पास के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन गया और वहां एफआईआर दर्ज कराई। लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और रिपोर्ट आईपीएस अजय लांबा तक पहुंची। अब दिल्ली पुलिस और जोधपुर पुलिस दोनों हरकत में आ गए। एफआईआर की खबर फैलते ही आसाराम के समर्थकों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। 24 अगस्त को हजारों लोग जंतर मंतर पर धरना देने लगे। आसाराम का बेटा तक मीडिया में बयान देता है, वह लड़की मानसिक रूप से अस्थिर है। वह नहाने में 2.5 घंटे लगाती थी, ब्रेक लेने में 45 मिनट। इसी परेशानी की वजह से ही तो उसके माता पिता उसे बापू के पास लाए थे। लेकिन पुलिस इन सब बातों को नजरअंदाज कर सबूत जुटाने लगी। अजय लांबा कहते हैं, उसके हाव भाव से साफ दिख रहा था कि उसे किसी चीज का डर नहीं था। जांच में सामने आया कि आसाराम को सेक्स एडिक्शन था। हर रात वह किसी नई लड़की की मांग करता था। उसके लिए आश्रम की वार्डन, शिल्पी और बावर्ची प्रकाश लड़कियों को लाते थे। कई गरीब घरों की लड़कियां इस जाल में फंसाई जाती थीं। उन्हें या तो पैसे देकर चुप कराया जाता या फिर परिवार को धमकाया जाता। पुलिस ने जब उन लड़कियों के परिवारों से बात करने की कोशिश की तो ज्यादातर ने डर के मारे कुछ कहने से मना कर दिया। कई लड़कियां पढ़ाई छोड़कर अचानक गायब हो जाती थीं। उन्हें यह समझाया जाता कि बापू भगवान है, सिर्फ वही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। सारे सबूत जुटाने के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को नोटिस भेजा कि उसे 29 अगस्त तक थाने आकर जांच में शामिल होना होगा। लेकिन जब तारीख आई तो आसाराम पेश ही नहीं हुआ। मजबूर होकर पुलिस ने फैसला किया कि अब उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा।
लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जहां भी आसाराम होता हजारों भक्त उसे घेरे रहते। ऐसे में 5 सीनियर ऑफिसर्स और 10 कमांडो की टीम तैयार की गई। ये टीम हथियारों के साथ इंदौर के आश्रम पहुंची, जहां आसाराम छुपा हुआ था। वहां तक पहुंचने का सफर और गिरफ्तारी का ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि पुलिस ने इसे अब तक का सबसे पेचीदा मिशन बताया। आसाराम उस वक्त अचानक गायब हो जाता है और पूरे देश की पुलिस अलर्ट पर आ जाती है। हर बड़े शहर में टीमें लगा दी जाती हैं, पर कोई भी उसका सुराग नहीं ढूंढ पाता। फिर 30 अगस्त को जोधपुर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ऐलान होता है कि आसाराम फरार है और अब उसको गिरफ्तार करना ही होगा। लेकिन कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही खबर आती है भोपाल एयरपोर्ट से कि आसाराम वहां देखा गया है। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे की तस्वीर मिलती है, जिसमें आसाराम कार से उतरते हुए तेजी से एयरपोर्ट के अंदर जाते नजर आता है। पर असली खेल तब होता है जब आसाराम भोपाल से इंदौर अपने आश्रम तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसको अंदाजा नहीं था कि पुलिस पहले से ही सिविल ड्रेस में आश्रम पर तैनात है। एक ऑफिसर उसे देखता है और कहता है, बाबा जी, वक्त बहुत खराब है, लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, समन भी मिल चुका है, हालात बहुत विकट हैं। आसाराम बड़ी शांति से जवाब देता है, बड़े बड़े आरोप तो पहले भी लगे हैं, यह सब साजिश है, नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन मेरी नजर में सबका भला, सबका मंगल। जोधपुर पुलिस आखिरकार आश्रम में पहुंचती है और सीधे उससे भिड़ जाती है। आसाराम गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, इस देश में मेरे कितने भक्त हैं, कितने नेताओं पर मेरा हाथ है। पुलिस और उसके बीच घंटों तक तनातनी चलती है। आखिरकार वो कहता है, ठीक है, मैं चलूंगा जोधपुर, लेकिन अभी नहीं, रात हो चुकी है, सुबह चलेंगे। पर उसके दिमाग में एक और चाल चल रही होती है। वो अपने बेटे की तरफ देखता है और सिंधी भाषा में आदेश देता है कि रात भर में जितने हो सके भक्त इकट्ठा कर लो और आश्रम के सारे दरवाजे ब्लॉक कर दो। लेकिन उसकी चाल काम नहीं आती, क्योंकि पुलिस टीम में एक अफसर सिंधी समझ लेता है। प्लान फेल होता है और पुलिस उसी रात उसको पकड़कर ले जाने का फैसला कर लेती है। जैसे ही पुलिस उसे काबू में करती है, आसाराम चीखने लगता है, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? नारायण, भक्तों रोको इनको, देखो तुम्हारे बाबा को पकड़कर ले जा रहे हैं। चारों तरफ से भक्त घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस किसी तरह उसे गाड़ी में डाल देती है। रास्ते में भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर आती है, दर्जनों फॉलोअर पीछा करने लग जाते हैं। पुलिस किसी तरह उसे लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचती है। इंदौर से सीधी जोधपुर की फ्लाइट न होने की वजह से पुलिस को दिल्ली होकर जाना पड़ता है, पर वहां भी ड्रामा खत्म नहीं होता। आसाराम के करीब 50 से ज्यादा समर्थकों ने उसी फ्लाइट की टिकट बुक कर ली थी। जैसे ही विमान उड़ता है, वे सब जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। मीडिया के साथ दुर्व्यवहार तक होता है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि पुलिस को लगता है हालात हाथ से निकल सकते हैं। 1 घंटे बाद जब विमान जोधपुर लैंड करता है, तो पुलिस अब ज्यादा सतर्क हो चुकी होती है। वो आसाराम को सीधे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाती, बल्कि एक गेस्ट हाउस में रखती है। बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया जाता है और अंदर 2 ऑफिसर लगातार पहरा देते हैं। चारों तरफ से घिरा देखकर आसाराम का आत्मविश्वास टूटने लगता है। डीसीपी अजय लांबा उससे सख्त लहजे में पूछते हैं, यह सब क्यों किया? आसाराम झुककर कहता है, गलती हो गई मुझसे। इसके बाद वो पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देता है और हैरानी की बात यह थी कि उसकी बताई हर डिटेल उस एफआईआर से मैच करती थी जो पीड़िता ने दर्ज कराई थी। उस लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है ताकि यह साबित किया जा सके कि आसाराम सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हो सकता है या नहीं। नतीजा साफ था, वो सक्षम था। इसके बाद उसको कस्टडी में भेज दिया जाता है। पर गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की मुश्किलें खत्म नहीं होती। धमकी पर धमकी, फोन पर फोन। अजय लांबा कहते हैं, शुरू में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बस केस की डिटेल पूछते, लेकिन कुछ देर बाद उनकी आवाज बदल जाती और कहते, इस केस में जरा आराम से काम करना। रिश्वत के ऑफर भी आते। एक ऑफिसर को सपोर्टर्स ने तक कह दिया, अगर तुम जांच रोक दोगे तो तुम्हें राजस्थान में मालिक बना देंगे, प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे खबर बाहर आती है कि पुलिस दबाव में झुकने वाली नहीं है, आसाराम के ही पुराने लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगते हैं। इनमें एक नाम था अमृत प्रजापति का,
जो 15 साल तक आसाराम का आयुर्वेदिक डॉक्टर रहा। उसने खुलासा किया कि आसाराम इंसुलिन की दवा लेता था, पर डायबिटीज के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्टैमिना बढ़ाने के लिए, क्योंकि वह सेक्सुअल एक्टिविटीज में बेहद एक्टिव था। आखिरकार जोधपुर पुलिस 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करती है और ट्रायल शुरू होता है। आसाराम की लीगल टीम हर तरह की चालें चलती है। वे कहते हैं लड़की माइनर नहीं बल्कि एडल्ट है। उनका मकसद साफ था, अगर पॉक्सो एक्ट हटा दिया जाए तो आसाराम को उम्र कैद से बचाया जा सकता था और बेल भी आसान हो जाती। इसी कोशिश में उसके फॉलोअर्स एक स्कूल पर दबाव डालते हैं जिसे बाबू चिन्मयानंद चलाते थे। यह वही स्कूल था जहां पीड़िता पड़ी थी। फरवरी 2014 में आसाराम के वकील फेक सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन कोर्ट इसे खारिज कर देता है। पुलिस असली 10वीं का सर्टिफिकेट पेश करती है और साबित करती है कि लड़की नाबालिग थी, लेकिन अब खेल और खतरनाक हो चुका था। अगले 2 साल में 7 गवाहों पर हमले हुए, 3 की हत्या कर दी गई और 1 गवाह लापता हो गया। फरवरी 2014 में तो आसाराम के एक वीडियोग्राफर को बीच सड़क पर मारपीट कर घायल कर दिया गया। एक और गवाह पर एसिड फेंका गया। यहां तक कि पुलिस को यह भी खबर मिली कि उनकी गाड़ी में बम लगाने की साजिश हो रही है। आप सोच सकते हो पुलिस किस खतरे में थी। इन सारी धमकियों और षड्यंत्रों के बावजूद केस चलता रहा और आखिर वो दिन आया जब अदालत ने इंसाफ सुनाया। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी। गुनाह एक 16 साल की लड़की से रेप। इसके 5 साल बाद एक और केस में उसे फिर उम्र कैद मिली। ये कहानी सिर्फ एक गुनाहगार बाबा की नहीं है, बल्कि एक सबक है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर सिस्टम और कानून सही तरीके से खड़े हो जाएं, तो न्याय जरूर मिलता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच सामने आते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। याद रखिए, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसाफ वक्त पर जरूर आता है।